हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदि इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं रुपी क्यों इतना डिप्रिशिएट हो गया, 90 क्रॉस हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। परिमल को भी ज्वाइन कराएंगे। स्टार्ट करने से पहले जस्ट ये बता देता हूँ कि बैंगलोर में वी आर कमिंग, राइट। बैंगलोर फोक्स के लिए है ये अनाउंसमेंट। तो वी आर कमिंग ऑन बैंगलोर ऑन 21 दिसंबर, संडे है, मॉर्निंग संडे, 10 बजे से 2 बजे के बीच में। हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर, अर्ली रिटायरमेंट के ऊपर बहुत सारी केस स्टडीज, बहुत सारे सवाल, बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लंच करेंगे साथ में। मैं और परिमल दोनों रहने वाले हैं वहां पे, राइट। तो प्लीज, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, बुक नहीं किया है, बैंगलोर में है, तो कमेंट सेक्शन में नीचे हमने पिन करके रखा है इवेंट के लिंक, तो वहां पर सारी डिटेल्स हैं। तो प्लीज डू ज्वाइन अस देयर फॉर लंच एज वेल एज अ सेशन। ठीक है, और अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो परिमल, अगेन वी आर 90, मतलब मेरे को लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द कोई फोरकास्ट नहीं कर रहा था कि हम 90 टच करेंगे इन 2025, राइट। सो इनिशियल थॉट्स ऑन इट। नहीं, आई थिंक अगर इंपोर्ट बिल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक्सपोर्ट्स को अट्रैक्टिव करने के लिए कहीं ना कहीं आरबीआई की तरफ से अलाउ किया गया है, ऐसा ही सबसे ज्यादा लगता है। बिकॉज फॉरेक्स रिजर्व्स भी बहुत बढ़िया है। मतलब अगर आरबीआई चाहे तो डेफिनेटली डिफेंड हो सकती थी ये चीज। बट जो सिनारियो डेवलप हुआ है, जिसमें जो टैरिफ्स, एक्स्ट्रा टैरिफ्स हम पे लगाए हुए हैं, उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट्स है वो काफी अनअट्रैक्टिव हो गए थे। तो वो अट्रैक्टिवनेस कब वापस आ सकता है कि अगर इंपोर्ट बिल पे ज्यादा इंपैक्ट ना हो रुपी डेप्रिसिएशन का, एंड उसके बाद आपके एक्सपोर्ट्स को अट्रैक्टिव बनाओ कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स। तो आई थिंक वहां उसके लिए ये सिचुएशन काफी सही लगती है। सो आज भी जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उनका भी अगर आप स्टेटमेंट देखते हो, तो उन्होंने क्या बोला है कि वी आर नॉट वरीड अबाउट दिस, वी आर नॉट लूजिंग आवर स्लीप बिकॉज ऑफ दिस रुपी डेप्रिसिएशन। सो इसका मतलब, एंड इट विल कम बैक, दैट वाज द स्टेटमेंट ही मेड। सो आई थिंक अगर उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि आने वाले समय में अगर ट्रेड डील हो जाती है, तो उसके बाद शायद कैपिटल फ्लोज भी अगर वापस आने शुरू हो जाएंगे। सो इन दैट पर्टिकुलर केस डेफिनेटली रुपी की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर का सप्लाई बढ़ेगा। सो आई थिंक देन इक्वेशन कुड बी डिफरेंट ओवर द लॉन्गर होराइजन। जैसे हमने हमेशा बात की है कि जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है बिटवीन इंडिया एंड यूएस, दैट इज द डिप्रिसिएशन वी आर गोइंग टू सी। सो राइट। अगर करंटली इफ इट इज अराउंड 2-2.5% काइंड ऑफ थिंग, तो उतना तो डेप्रिसिएशन इट इज गोइंग टू हैपन। बट अगर हम लास्ट 1 ईयर में अराउंड 5.5-6% से डेप्रिशिएट हुए हैं अगेंस्ट डॉलर, तो डेफिनेटली आगे जाके वी विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि मीन रिवर्जन हो सकता है उस केस में। अगर कैपिटल फ्लोज हम वापस अच्छा देखना शुरू करेंगे, तो सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। सो अभी तो वही लगता है कि टू रिमेन अट्रैक्टिव इन एक्सपोर्ट मार्केट, शायद ये अलाउ किया गया है, एंड फिजिकल डेफिसिट इज अंडर ऑल्सो अंडर कंट्रोल। सो मतलब एंड करंट अकाउंट डेफिसिट भी मतलब ऐसा कोई आउट ऑफ द वे नहीं गया हुआ है कहीं पे। सो आई थिंक इट्स मोर, यह हुआ है से ज्यादा होने दिया गया है, ऐसा लगता है फॉर आवर एक्सपोर्ट्स। राइट। सो बेसिकली अगर हम इजी लैंग्वेज में समझाएं, जैसे जो परिमल ने बोला है, तो वो यही है कि भाई अगर करेंसी डिप्रिशिएट होती है तो इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं गाइस। तो इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, तो इंडिया का सबसे बड़ा जो इंपोर्ट है वो है क्रूड, राइट। और वो बहुत ही, मतलब कंफर्टेबल प्राइस पे है, $63 के आसपास अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस चल रहे हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम, जो परिमल कह रहा है ना, कि एक एक्सपोर्ट्स को बेनिफिट देने के लिए, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट मिलता है ना, अगर आपका करेंसी डिप्रिशिएट होता है तो एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट तो मिलता है, क्योंकि $1 कॉम्पिटिटिव की जगह रहते मेरे हैं को हम 90 रुपीज उसमें, मिलता है अब, राइट। और हम कॉम्पिटिटिव रहते हैं, मतलब हाँ, रुपीज आप टर्म में हम कॉम्पिटिटिव रहते हैं फिर कॉम्पिटिटिव कंपेयर टू रहते अदर मार्केट्स। हैं, तो इम्पोर्ट्स जो हैं वो महंगे हो रहे हैं। तो उसका एक फैक्टर जो है, जैसे क्रूड ऑयल कम होने की वजह से मुझे लगता है कि, और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल्ड है, राइट। तो वो दोनों फैक्टर्स के चक्कर में आई थिंक जो है आरबीआई इज ओके टू लेट इट डेप्रिशिएट अ बिट मोर। लेकिन परिमल, ये मतलब जैसे आपने बोला कि भाई 2-2.5% का एक डिफरेंशियल है इंटरेस्ट रेट का करंटली, बट जब जैसे हमने डिस्कस किए, लाइक कि डॉलर के अगेंस्ट हम इस 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर में 6.5% गिर चुके हैं। और इंटरेस्टिंगली डॉलर इंडेक्स खुद
ऑलमोस्ट सिक्स पॉइंट नाइन 10%। परसेंट गिरा हुआ है, राइट। तो हम एक्चुअली डबल गिरे हैं। तो मैं वही देख रहा था, यूरो के अगेंस्ट हम 18% गिरा हुआ, हमारी करेंसी गिरी हुई है, हम्म हम्म राइट। हम्म। और युआन के अगेंस्ट में भी देख रहा था, ऑलमोस्ट 9.8% 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर में वी आर डाउन, राइट। सो ये अब चीजें स्पेशली फॉर अ इन्वेस्टर, राइट, उनके लिए एक ये एस्पेक्ट हमेशा रहता है कि यार मतलब इंडियन करेंसी में फिर इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर ग्लोबल जो है ये सारी चीजें, फिर ये सब फैक्टर्स जो है दिमाग में आने लग जाते हैं कि यार डॉलर में ही मैं इन्वेस्ट करूं क्या, राइट। क्योंकि आईएनआर में तो आई एम लूजिंग, मतलब मेरे को कोई रिटर्न्स आ रहे हैं तो वो आईएनआर टर्म्स में तो आई एम लूजिंग मनी अगेंस्ट तो दूसरे ग्लोबल कंट्रीज हैं। तो वो सब फैक्टर्स को, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? नहीं, आई थिंक डेफिनेटली कि इन द शॉर्टर ड्यूरेशन, जब रुपी टर्म्स में वी आर सिंगल डिजिट रिटर्न्स मिले हैं, और डॉलर टर्म्स में अगर रुपी डिप्रिसिएशन हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल काइंड ऑफ रिटर्न्स वहाँ पे दिख रहे हैं। तो उस केस में इन्वेस्टर्स गेटिंग डीमोटिवेटेड, मतलब दैट इज लॉजिकल। सो वो एक रहेगा ही रिएक्शन। बट इतना सब होने के बावजूद अगर लॉन्गर टर्म रिटर्न्स हम देखते हैं इंडिया के डॉलर टर्म्स में, सो दे आर क्वाइट कॉम्पिटिटिव। सो यही दर्शाता है कि आगे जाके मीन रिवर्जन विल प्ले आउट। एग्जैक्टली कब शुरू होगा, वो साइकिल कब शुरू होगा, कैसे होगा, सो आई थिंक इट्स बेटर नॉट टू प्रेडिक्ट। बट ये सिनारियो देखने के बाद नॉर्मली एक वीडियो मैं बनाने वाला हूं जहां पे कैसे हर एक मार्केट फॉल के बाद रिबाउंड आए हैं विद डेटा, वी विल डिस्कस दैट। सो उस केस में सेंटिमेंट्स जब बहुत ही निगेटिव होते हैं, आई थिंक दैट इज द राइट टाइम कि आपका जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करने का। सो उस एंगल से अगर हम देखेंगे तो लगता है ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन के एंगल से यू वांट टू हैव एलोकेशन टू फॉरेन मार्केट्स, कोई गोल स्पेसिफिक एलोकेशंस टू हैव फॉर इन फॉरेन मार्केट्स, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर यूरो के अगेंस्ट हमारा डिप्रिसिएशन देखते हैं या युआन के अगेंस्ट हमारा डिप्रिसिएशन देखते हैं, तो यूरो के अगेंस्ट तो कुछ ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं, बिकॉज ऐसा कुछ मतलब वहां पे भी हमारे मेजरली एक्सपोर्ट्स ही होते रादर देन इंपोर्ट्स। हाँ, बट अगर चाइना की करेंसी के अगेंस्ट हमारा डिप्रिसिएशन, वहां से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का इंपोर्ट बोलिए या फिर फार्मास्यूटिकल का बोलिए, तो डेफिनेटली आई थिंक दैट इज नॉट अ गुड और पॉजिटिव साइन। तो वहां थोड़ा सा वो कंट्रोल होना चाहिए। बट एनीवेज अभी द वे एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता हुआ दिख रहा है, तो बहुत सारी चीजें विल सेटल डाउन इन कमिंग 1 और 2 years। सो आई थिंक उसके बाद और ज्यादा क्लैरिटी आएगी हमें। बट आई थिंक कंपेयर टू यूएस डॉलर, आई थिंक बाकी करेंसीज पे इतना हमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है डिप्रिसिएशन का। बेसिकली अगेन, तो सबसे बड़ा ट्रिगर परिमल इसका मतलब तो यही है कि आई थिंक जो यूएस इंडिया जो ट्रेड डील एक्सपेक्टेड है, राइट। सो बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी अ बिग डील एंड बिग इंपॉर्टेंट डील फॉर दिस टू टर्न अ बिट। अगर हम 15-20% पे 50% के टैरिफ जो है वो 15-20% पे ले आते हैं, तो आई थिंक दैट विल बी अ बिग सेंटिमेंट बूस्टर, राइट। और ये जो डिमांड ऑफ डॉलर इंडिया में इंक्रीज हो रही है, अगेन बिकॉज लॉट ऑफ मनी इज फ्लोइंग आउट, हम देख ही रहे हैं, राइट। कंसिस्टेंटली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो इंडियन मार्केट से पैसा लेके भी जा रहे हैं। और अगर करेंसी उनके लिए फॉल होती है, राइट, तो उनके लिए और डिसएडवांटेज है, तो उनके लिए और मतलब वो रहेगा कि भाई अगर ये आगे भी एक्सपेक्टेड है, अब अगेन इफ इट मीन रिवर्जन होता है चीजें विल चेंज, बट because if they are not getting returns in dollar terms, so they are not, they are, for them it is, it doesn't make sense to be in India for at least short duration. So वो भी एक राइट, आई थिंक फैक्टर है, राइट। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का बाहर निकलना, मेरे को लगता है डेफिनेटली। गोल्ड, गोल्ड एक बहुत बड़ा इंपोर्ट हो गया है हमारा, $15 बिलियन का, तो वो भी डॉलर की वहां पर डिमांड हमारी एक्स्ट्रा बढ़ गई है, राइट। तो वो राइट, फैक्टर्स उसके भी ऊपर आएंगे, हमने इंपोर्ट ड्यूटी भी कम की हुई है, तो राइट, वैल्यूएशन क्या है, मतलब आई थिंक वो भी कॉस्ट कम है। राइट, तो ऑल दोस फैक्टर्स आर डेफिनेटली प्लेइंग आउट निगेटिवली अगेंस्ट रुपी। राइट। सो वीक कैपिटल फ्लोज हो या स्ट्रांग इंपोर्टर डॉलर डिमांड हो या फिर ट्रेड डील के अनसर्टेनिटी हो, तो ये सबसे बड़े मेजर फैक्टर्स है। सो अगर इसमें से अगर ट्रेड का अनसर्टेनिटी, डील का अनसर्टेनिटी दूर हो जाता है, तो डेफिनेटली आई थिंक दैट विल बी अ रियली पॉजिटिव थिंग। राइट। प्लस जिस तरीके से
जो एक्सपेक्टेशंस है 2026 कैलेंडर ईयर में अर्निंग्स ग्रोथ के, अगर वो हो जाता है तो आई थिंक कैपिटल फ्लोज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के भी वहां पे वो बढ़ जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म में रुपी स्लाइड जो हुआ है, रुपी का जो स्लाइड है, वो डेफिनेटली हेजिटेंसी ऐड करेगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के माइंड में, एंड वो एक एडिशनल सेलिंग प्रेशर उसकी वजह से यहाँ पे बिल्ड होता हुआ हम देख रहे हैं। राइट। क्योंकि जब से ये टैरिफ की बात शुरू हुई है परिमल, अगर मैं देख रहा हूँ जुलाई में इंडियन करेंसी वाज अराउंड 85.7, जो कि मतलब हार्डली जो नॉर्मल जैसे व्हाट योर थॉट वाज कि उतना ही ज्यादा डिफरेंस नहीं था अगर हम इनिशियल स्टार्ट ईयर से देखें। राइट। जब से ये 50% टैरिफ की जुलाई अगस्त से शुरू हुआ फ्रॉम ट्रम्प से, तब से हमारी करेंसी जो है वो बहुत सिग्निफिकेंटली depreciate होनी शुरू हो गई। So why राइट, RBI is not taking action? I think like you said कि just to make exports attractive. I think that is the only reason why RBI is overall not participating. And import मतलब राइट, I think crude oil being at the price which they are in, right? तो ये दो factors राइट। की वजह से do you think that RBI is not taking much actions and they are not participating नहीं, of डेफिनेटली keeping डेफिनेटली आई it थिंक, afloat? यस आई थिंक दैट इज, मतलब क्योंकि अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो आरबीआई ही सबसे ज्यादा कंट्रोल कर सकता है उसमें, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं है, तो Right. डेफिनेटली यूएस टर्म में बहुत अच्छे फॉरेक्स रिजर्व्स भी है हमारे पास, तो वी कैन सप्लाई दैट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और अगर पहले भी हम देखते हैं, जैसे हमने अपने अभी बोला भी कि कैसे लास्ट ईयर एंड ऑफ दिसंबर में दैट वाज अराउंड 84 85 के नजदीक था, देन वी सॉ कि 87.5 तक रुपी का डिप्रिसिएशन हुआ था अगेंस्ट डॉलर, बट उसके बाद अप्रैल या मई मंथ में इट वेंट डाउन टू 84 ऑल्सो। सो Right. वहां पे हमने रुपए का एप्रिसिएशन भी देखा था, एंड देन फ्रॉम 84.22 सिंस मई 2025 कंसिस्टेंट फॉल हम यहां पे देख रहे हैं 90 तक का। सो अगर थोड़ा सा मतलब मीन रिवर्जन का केस अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली यहां पे एक बहुत ही स्ट्रांग मीन रिवर्जन का केस बनता हुआ दिखता है हमें। सो बट उसके लिए कुछ इवेंट्स भी होने जरूरी है, वंस दोज इवेंट्स विल हैपन, स्पेसिफिकली ट्रेड डील का अगर हम देखते हैं, तो अगर वो हो जाता है सो वो एक सेंटिमेंट बूस्टर रहेगा, और उसके बाद पॉजिटिव कैस्केडिंग इम्पैक्ट जो होगा वो फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के फ्लोज में हम देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। आई होप दैट आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आया है राइट इस पे, क्योंकि काफी ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशंस हो रहे हैं। सो वी थॉट दैट वी विल जस्ट अंडरस्टैंड कि ये बहुत सारा जो चीजें हैं ये क्या रीजंस हैं। ऐसा नहीं है चीजें आर नॉट अंडर कंट्रोल, राइट? तो दे आर क्वाइट अंडर कंट्रोल। ठीक है। एंड विद ऑल दीज एस्पेक्ट्स, राइट, तो एक्सपोर्ट्स को बेनिफिट देने के लिए ये थोड़ा सा लग रहा है कि ये एस्पेक्ट किया जा रहा है। एंड लेट्स होप दैट मीन रिवर्जन हो और ट्रेड डील जो है वो जल्दी साइन हो, तो दैट विल बी अ मेजर चेंज इनटू दिस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद।